अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करने वाले हैं कुछ अदर एसेंशियल टॉपिक्स, जिसको हम जैसे कि लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 14 में हमने नर्व इम्पल्स को डिस्कस किया था। तो आई डू होप नर्व इम्पल्स आपको अच्छी तरह से और प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। सही है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है हमारे पास। छोटे छोटे से डिफरेंट टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। तो अच्छा, कल की जो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई थी वो आई डू होप आपने अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया होगा, उसको पढ़ लिया होगा, बुक को भी रीड कर लिया होगा। कल हमने नर्व इम्पल्स पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, पूरा नर्व इम्पल्स को एज अ होल कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, और फिर उसके अलावा प्रोपगेशन कैसे होती है, साइनेप्स क्या होता है। सही है। तो आई डू होप वहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था ई फ्लक्स और इनफ्लक्स के बारे में। बच्चे, मैंने कल बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। ई फ्लक्स का मतलब है, ई का वर्ड आ रहा है मतलब वो बाहर निकल रहा है, पोटेशियम आयन अंदर से, न्यूरॉन के अंदर से बाहर निकल रहा है, तो दैट इज़ द ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। और सोडियम आयन जो है वो इनफ्लक्स होता है, यानी अंदर आ रहा होता है, दैट इज़ द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सही। अच्छा, मैं यहाँ पर ये चीज़ें इस वजह से रिपीट कर देता हूँ ताकि हो सकता है किसी और स्टूडेंट का भी ये सवाल हो और उसने मुझसे नहीं पूछा हो। सही। आई डोंट नो आप लोग क्यों हेजिटेट करते हो। तो उसके लिए, उन लोगों के लिए ये रिपीटेशन की जाती है। अच्छा, अब एक और बात, देखो, हाइपर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन चीज़ें तो समझ में, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से है पोलराइजेशन, और एक्सेसिव इफ्लक्स की वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो रही थी। सही है, ये डिफरेंस भी याद रखना। अच्छा खैर, ये तो प्रीवियस टॉपिक थी, तो अब उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर अब भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है भाई? रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा क्विक एक्शन होता है, क्या लिखा है मैंने? ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, यानी हमारा कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटिक या इनवॉलेंट्री एक ही बात है। सही है, हमारा कंट्रोल नहीं होता और ये क्विक रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, आपकी आइज़ ब्लिंकिंग करती है, ब्लिंक होती है, तो आप कितनी देर तक आप अपनी आइज़ को ब्लिंक नहीं करके रख सकते? 1 मिनट, 1.5 मिनट। सही है, ऐसा ही है ना। लेकिन ब्लिंक करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनल स्टिमुलस जनरेट होती है। देखो, अब ये चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टिमुलस, अगर आप आंखें खोल के रखते हो, ब्लिंक नहीं कर रहे, तो कुछ देर के बाद खुद ब खुद ना चाहते हुए भी आंखें ब्लिंक कर जाएंगी। क्यों? इंटरनल स्टिमुलेशन आती है, वहाँ के मसल्स पे मैसेज जाता है, वो ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। सही है। तो बेसिकली ये होता है, ये इंटरनल स्टिमुलस है। अगर कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, सही है, आप अपना हाथ भी अपनी आइज़ की तरफ बढ़ाओ या कोई चीज़ आए तो फ़ौरन से आँख बंद कर देते हो, ब्लिंक होती है आपकी आइज़, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इंटरनल स्टिमुलेशन की वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में रिस्पॉन्स नहीं होता। या तो कंट्रोल में बिल्कुल ही नहीं होता, या तो स्मॉल कंट्रोल यानी पार्शियल कंट्रोल होता है हमारी बॉडी का। सही है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है नी जर्क। सही है, नी जर्क भी है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ भी है। सही है। कभी हाथों में अगर कोई चीज़ चुभ जाए, हम फ़ौरन से हाथ हटाते हैं, ये भी है। कभी होता है, ये भी होता होगा कि अगर हाथों पे ये जो आपका हिस्सा है, एल्बो, अगर कहीं दीवार से टकरा जाए, किसी चीज़ से टकरा जाए, तो फ़ौरन से हाथ मूव करते हैं, ऐसा लगता है करंट लगा है। तो बेसिकली ये भी इसी रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल है। अच्छा, बेसिकली हमने पढ़ा था, हमने प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलेशन आती है, स्टिमुलेशन से रिसेप्टर तक, रिसेप्टर से सीएनएस, सीएनएस से फिर इफेक्टर, तो बेसिकली एक पाथ बन जाता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो होगा क्या, जहाँ से रिसेप्टर है, सही है, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से सीएनएस, ये फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से देन इफेक्टर हमारे मसल्स। सही। अच्छा, अभी कौन सा आर्क है ये भूल जाओ, लेकिन अब यहाँ पे देखो एक ही साइनप्स हो रही है, एक साइनप ये रिसेप्टर वाला, यानी ये एक सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है,
वो साइनेप्स कर रहा है। साइनेप्स का मतलब समझते हो ना, जो दो न्यूरॉन आपस में जॉइंट हो रहा है, वो साइनेप्स हो रहा है मोटर न्यूरॉन के साथ, फिर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक मैसेज लेके चला जा रहा है। सही है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स होता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। क्योंकि एक बात मैं बताऊँ, देखो नर्वस सिस्टम के कुछ फंक्शंस में से एक ये होता है कि बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ हमारे सेंसेशंस को कंट्रोल करता है, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। तो ये सारा काम ब्रेन का होता है। और जो प्री प्लान्ड होता है, जो फिक्स रिस्पॉन्स होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड दे रहा होता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, फिक्स रिस्पॉन्स। अच्छा, बहुत सारी रिफ्लेक्सेस हैं हमारे पास। रिफ्लेक्सेस एक तो ये जैसे बताया, एक रिफ्लेक्स ये भी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर जो फिक्स रिस्पॉन्स है, सही, जो हमारा फिक्स रिस्पॉन्स, चलना सीख लिया, अब उसके लिए आप सोच समझ के तो नहीं चलते ना कि यार मैं सोच रहा हूँ पहले ये वाला पैर उठाऊँ, इसको कितने सेंटीमीटर के बाद रखूँ, फिर दूसरा पैर उठाना कितने सेंटीमीटर के बाद रखूँ, हम ये नहीं करते। ऑटोमेटिकली ये सेव्ड है, जहाँ भी चलना हो, जैसे भी जाना हो, सही है। और बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है, ये सेव रिफ्लेक्सेस है जो स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली कुछ सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। अच्छा, अब क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, अब क्या होता है, देखो ये आया, यहाँ से आया सेंसरी न्यूरॉन आया, सेंसरी न्यूरॉन इनर्वेट किससे हो रहा है, मोटर न्यूरॉन के साथ, यानी साइनेप्स हो रहा है, और फिर सीधा वो इफेक्टर तक जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक साइनेप्स इन्वॉल्व है। तो ऐसा रिफ्लेक्स आर्क जिसमें सिर्फ सिंगल साइनेप्स इन्वॉल्व हो, वो कहलाता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। सही है, वो कहलाता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अच्छा, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स है, ज़्यादातर जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उन सब में, मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स में पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। क्योंकि एक से ज़्यादा, क्योंकि बीच में इंटरन्यूरॉन भी आ जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है। क्योंकि पॉलीसाइनेप्सिस की वजह से कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जिनका मैसेज ब्रेन तक जाता है, जहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, कुछ चीज़ों में इंटेलिजेंट हम सोचते समझते नहीं है, बस कर देते हैं। जब सोच समझ नहीं रहे, कर दे रहे हैं, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्क कर रहा है। जब कुछ सोचने समझने की बात आ जाती है, तो वो हमारा ब्रेन के पास वो मैसेज चला गया है। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ, पहले भी दिए शायद ये एग्जांपल। आपके हाथों पे कोई बर्निंग कोल रख दे, जलता हुआ कोयला रख दे, क्या करोगे? सोचोगे कि भाई यार ये कोयला रखा है, अच्छा कोयला है, कोल रखा है, भाई ये कितना रेड हो रहा है, अच्छा कितना गर्म है, टेम्परेचर मेजर करोगे? नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सोचोगे भी नहीं, फ़ौरन से फेंकोगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी सेंसेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। गर्म है, क्या सेंसेशन है? हीट सेंसेशन है, बहुत ज़्यादा जलती हुई चीज़ है, आपको कुछ भी नहीं भाई हाथ बचाना है अपना, फ़ौरन से उसको फेंक दिया। सही है। तो ये जो था, यहाँ पे आपने कुछ सोचा नहीं, आपने अपने ब्रेन को यूज़ नहीं किया, फ़ौरन से जैसे ही हाथों पे लगा आपने देखा और फेंक दिया। सही है। तो बेसिकली ये जो फास्ट रिस्पॉन्स था, ये यहाँ पे इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, यहाँ पे आपने उसको मेजर नहीं किया। लेकिन इसके बरक्स, अगर आपने कोई चीज़ बनाई, खाने के लिए कुछ बनाया, सही है, कोई बहुत ही गरम सी देगची में आपने किसी कंटेनर में बहुत अपने फेवरेट चीज़ बनाई, 2-3 घंटे लगा कर बहुत मेहनत से। उसके बाद अब क्या हुआ, अब आपको वो स्टूव से वो कंटेनर निकालना, उठाना था। अब क्योंकि स्टूव में बहुत जलता हुआ कंटेनर, बहुत ज़्यादा हॉट कंटेनर था, अब आपने उसको उठाया, हाथ से ही उठा लिया, तो अब वो बहुत हॉट लगेगा हाथ पे। अब लेकिन अब आप उसको फेंकोगे नहीं, क्या करोगे? उसको जल्दी से कहीं रख दोगे, लेकिन फेंकोगे नहीं। सही, क्यों नहीं फेंका? हालांकि यही चीज़, अगर इसी चीज़ को अगर दोनों रिस्पॉन्स से कंपेयर करो, जलता हुआ कोयला रखा था, उसको फेंक दिया, आपने हॉट कंटेनर उठाया, उसको नहीं फेंका। क्यों नहीं फेंका? इस वजह से नहीं फेंका क्योंकि यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी, क्योंकि आपको पता था कि यार आप उसके साथ आपकी फीलिंग्स अटैच थी कि भाई इतनी मेहनत से बनाया, आप चाहते थे कि उसको टेस्ट करना कैसा होगा, कैसा नहीं बना। सही है। तो बेसिकली जब यहाँ पे इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है तो हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और जब व्हेन देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटेलिजेंस देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड ही कर रहा होता है। इसी तरह से सेम, हालांकि स्टिमुलाई सेम थी, स्टिमुलाई दोनों क्या थी, सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर यानी सेंसेशन ऑफ हीट यानी हाई टेम्परेचर स्टिमुलाई थी। रिस्पॉन्स दोनों में अलग अलग था। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स की इनर्वेशन, रिस्पॉन्स के लिए जो एनालाइजिंग थी, रिस्पॉन्स की एनालाइजिंग अलग अलग जगह पे हो रही थी। स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट कर रहा था तो उसने फेंकवा दिया। ब्रेन तक जब ये बात गई तो आपको पता था, आप आँख से देख भी रहे थे, आपको पता भी था, आपको मेहनत का अंदाज़ा था, तो आपने उसको नहीं फेंका। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें होती हैं हमारा
ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। हमारे इस सेंस हमारा ब्रेन किस तरह से वर्क करवा रहा होता है। पहले भी एग्जांपल दिया, अगर आपके फ्रेंड आपके बराबर में बैठा है या कोई भी आपका क्लासमेट बैठा है, उसने आपको पेन चुभाया, बहुत ज़ोर से चुभा दिया, आप पहला रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं, पहले ही रिस्पॉन्स में उसको मारते हैं, सही है। लेकिन अगर कोई वो बहुत मोटा तगड़ा सा, आपको पता है कि यार अगर मैंने उसको मारा तो हो सकता है मेरी, अगर इससे लड़ाई हो गई तो मेरी ही कुटाई हो जानी है, मुझे ही मार पड़ जानी है, तो अब आप उसको मारोगे नहीं, आप उसको बताओगे, समझाओगे कि यार ये क्या किया तुमने। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, हमारा बहुत डिप्लोमेटिक होता है ब्रेन, वो सोचता है करना क्या है, किस तरह, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। वो हमारा ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है। अच्छा, तो एनीवेज ये हमने बात कर ली रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब अच्छा, एवोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो स्मॉल एनिमल होते हैं उसमें डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता, क्योंकि जो लोअर एनिमल्स हैं, जो स्मॉल एनिमल्स हैं, उनका काम क्या है, उनके अंदर या तो उनके अंदर कोई बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है, जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा, इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो उनको नर्वस सिस्टम का काम ही नहीं है। क्योंकि और नर्वस सिस्टम ने क्या करना है, सारे ऑर्गन को इनर्वेट करना है, सारे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, सही, सर से लेकर पैर तक जितने भी ऑर्गन हैं सबके साथ उसने कोऑर्डिनेट करना है। लेकिन इनमें तो है ही नहीं ऑर्गन ही इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हाइड्रा क्या है, नेडेरिया, ऑर्गन सिस्टम नहीं है उसके अंदर। तो अब उसका काम क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद जो उसके अंदर जो सेंसेशन होती है, उसका मकसद सिर्फ ये है शिकार को पकड़ना और खाना, सही। उसके सेंस का मतलब सिर्फ यही है कि भाई कहीं से शिकार मिल जाए, पेट भर जाए। वैसे तो पेट भी नहीं होता उनमें, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम भर जाए, फिल हो जाए। समझ में आ रही बात? तो ये उनका मेजर पर्पस था। जितने भी स्मॉलर एनिमल होते हैं, इवन हायर एनिमल में भी कुछ यही होता है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फूड हासिल करना। उनकी मूवमेंट का मकसद सिर्फ यही होता है व्हेन कि भाई कहीं से फूड मिल जाए, और कोई मूवमेंट नहीं होता, सही है। हाँ, हमारे अंदर है, हम मूव कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई सोच समझने की सलाहियत है, हम किसी न किसी पर्पस के तहत ही मूव कर रहे होते हैं। जितने कॉर्डेट्स हैं एनिमल हैं, उनका कोई ना कोई पर्पस होता है, सही है। तो उनमें नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप होता है, लेकिन इनमें नहीं होता। इनमें क्या होता है, डिफ्यूज़ टाइप नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज़ टाइप नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद नहीं होता, कोई सेंट्रल ऑर्गन मौजूद नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होता। नर्व तो है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेंसेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेंसेशन, ताकि फूड को सेंस कर सकें। लेकिन कोई, अच्छा, ये जितने भी डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम है ना, ये उनमें होता है जो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे निडेरिया रेडियल सिमेट्रिकल है, इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्रिकल है, पेंटा रेडियल है, लेकिन रेडियल सिमेट्रिकल है। तो उनमें होता है क्योंकि उनकी बॉडी की कोई साइट ही नहीं होती। वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उनके अंदर नर्वस सिस्टम, क्योंकि स्मॉलर एनिमल है, लोअर एनिमल है, वो छोटे नर्वस सिस्टम होते हैं, उनमें कोई, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि फूड हासिल करना, सही है। तो सेंस करना चीज़ों को, ताकि अगर कोई उनको खाना बनाने आए तो उनको उससे बच सकें, या अगर उनको कोई चीज़ खानी है तो वो उसको सेंस कर सकें, सही है। लेकिन जैसे जैसे हायर एनिमल आते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर कोई ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे नर्व का जाल बिछा हुआ है, नर्व नेट मौजूद है, लेकिन कोई ऑर्गन सिस्टम, कोई प्रॉपर ऑर्गन नर्वस का कंट्रोल के लिए नहीं है। लेकिन जबकि अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, सही है, वैसे तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई बहुत वेल डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा नर्व की इनर्वेशन होती है। नर्व जो है एक जगह पे एग्रीगेट करता है, जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं। नर्व की एग्रीगेशन को हम गैंग्लियन, जब 3-4 नर्व एक जगह मिलते हैं तो एक स्वेलन पार्ट बन जाता है, जिसको गैंग्लियन कहते हैं। तो यहाँ पर उसको ब्रेन से रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे हमारा जो ब्रेन है बहुत कॉम्प्लेक्स नर्वस न्यूरॉन से बना है। 200 मिलियन न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन में, सही है, 200 मिलियंस न्यूरॉन होते हैं। तो अब बेसिकली वो भी क्या है, वो भी एक ह्यूज गैंग्लियन है, सही है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से 4, 5, 10, 15 न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे, तो एक स्वेलन मास बन जाता है, जिसको हम ब्रेन या गैंग्लियन कहते हैं। और नर्व होता है ताकि इसकी बॉडी एक जगह से, एक सेंट्रलाइज पार्ट है, बेसिकली ये भी सेंट्रलाइज नहीं होता, लेकिन ये इनर्वेट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा डेवलप्ड है। हायर एनिमल में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, कॉर्डेट्स में आते हैं, तो उनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम अब बाकायदा डेवलप कर जाता है। उस पर एक सेंसेशन के लिए एक ऑर्गन मौजूद होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद होता है, वो कहलाता है, इस तरह के नर्वस सिस्टम कहलाते हैं सेंट्रलाइज्ड
सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। अब बच्चे सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि एक कोई सेंट्रल पार्ट भी होगा जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होगा, जो कि नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा। अब अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में सही है, हमारा ब्रेन होता है जस्ट लाइक दैट, ये हमारा ब्रेन मौजूद है। कहाँ पे मौजूद होता है? स्कल में मौजूद होता है, सही है। उसी के साथ साथ ही फॉर एग्जांपल लाइक ये हमारा पूरा ब्रेन, अभी हम पढ़ेंगे ब्रेन को भी नेक्स्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेन को ही पढ़ रहे होंगे और बहुत मज़ा भी आएगा ब्रेन को पढ़ने में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये दो मेजर ऑर्गन है। ये हमारा है ब्रेन, ये आ गया ब्रेन हमारा, सही है, और ये आ गया स्पाइनल कॉर्ड, सही है। अब ये दो मेजर ऑर्गन है, इन दोनों से मिलकर बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही है। अब ये तो एक अपनी जगह पे फिक्स मौजूद है ना, लाइक ये अगर हमारे क्रेनियल में मौजूद है, हमारे खोपड़ी में मौजूद है, सही, और ये हमारे वर्टिब्रा में मौजूद है, तो भाई एक जगह पे रह के पूरी बॉडी को कंट्रोल कैसे करेगा? कोई ना कोई इनर्वेशन तो होगी। तो इनमें एक इनर्वेटेड सिस्टम भी मौजूद होता है। 12 पेयर जो है, 12 नर्व जो है ब्रेन से निकल रहे होते हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व ब्रेन से निकल रहे होते हैं, और 33 पेयर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं। तो इन पेयर ऑफ नर्व से मिलके एक और सिस्टम बन जाता है, यानी नर्व का एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम कहते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्व सिस्टम। वैसे पेरिफेरल नर्व सिस्टम इज़ द करेक्ट वर्ड, सही है। तो ये हमारा एक सिस्टम बन गया बेसिकली। अब ये इसने क्या करना होता है, ब्रेन ने पूरी बॉडी को इनर्वेट किया हुआ है, जहाँ से जो मैसेज जाएगा, जैसा भी जाएगा, वो सारे काम ब्रेन उसको उस तरह से मैनेज कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। एक स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद है सेंट्रल एक्टिविटी के लिए, और फिर दूसरे उसकी इनर्वेशंस मौजूद है जो कि उसका मैसेज पूरी बॉडी तक पहुंचा रहे हैं, सही है। तो ये हमारा कहलाता है, इस तरह के सिस्टम हमारे कहलाते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हम इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमने पढ़ना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन भी बहुत बड़ा लेक्चर बनेगा, ब्रेन पढ़ना है, फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाना है, फिर रिसेप्टर पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे PNS के ऊपर, PNS पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस, सॉरी पहले PNS पढ़ेंगे, फिर रिसेप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। तो ये काफ़ी बड़ा लेंदी 3-4 अगले जो नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर आएगा वो भी इसी में निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा पार्ट स्टार्ट होगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पहले हार्मोन्स को पढ़ना है, फिर उसके बाद हमने पढ़ना है कि हार्मोन एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, हार्मोनल एक्शन को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली हार्मोन, सारे हार्मोन्स को पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, क्या फंक्शन होता है, उसकी क्या डिजीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर एट दी एंड एनिमल बिहेवियर को पढ़ेंगे। तो यूँ समझो कि अभी भी ये चैप्टर हमारा बहुत सारा अच्छा खासा बाकी है, सही है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और उसको समझना सोचा भी काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक चीज़, एक एक पार्ट आपने यहाँ पर देखना पड़ता है। तो स्टूडेंट जितनी चीज़ें पढ़ाई जाए, जितनी चीज़ें बताई जाए, आप उसको अच्छी तरह से समझा करो। और अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। करोगे क्या, आप अपना नाम, कैंपस और सेक्शन लिख के मुझे मैसेज कर दोगे व्हाट्सएप पे। आपके पास, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, सही है। तो अगर नहीं है तो ग्रुप से ले लो। तो आप वहाँ से मुझे मैसेज करोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की। कुछ लोग करते भी हैं, सही है, और कुछ नहीं भी करते हैं, सही है। या तो वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, पहले से ही समझ लेते हैं, या तो पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते। तो बच्चों सीरियस लो और अच्छी तरह से पढ़ो। फर्स्ट ईयर वाले काफ़ी रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, एक एक चीज़ पूछ रहे होते हैं। तो मेरे बच्चों तुम लोग भी पढ़ो, तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ो। और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि फ़र्स्ट ईयर तो निकल गए, पास कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अब सेकेंड ईयर है। तो सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा मौका है कि इसमें अपनी परसेंटेज बढ़ा लो
और किसी मेडिकल कॉलेज में एंटर हो जाऊँ। सही है, क्योंकि जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का, वो ड्रीम ऐसे ही पूरा नहीं होगा, वो ड्रीम ऐसे ही बैठ जाने से पूरा नहीं होगा। उसके लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। सही है, हर कुछ करना पड़ता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो स्टूडेंट, तो मेरे बच्चों, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 16 में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।